हाय एवरीवन। आज बात करते हैं एपीआई एंड पॉइंट डिजाइन की। जनरली हम जब एपीआई एंड पॉइंट्स की बात करते हैं तो हम नॉर्मली CRUD ऑपरेशन और मे बी सिंपल गेट पुट पे देखते हैं। बट कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। मेरा फोकस है मतलब नॉट टू डीप डाइव की कैसे CRUD ऑपरेशन लिखते हैं या एंड पॉइंट लिखते हैं, बट अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस उसमें इन्वॉल्व रहती है सो दैट आप अपना एक क्वालिटी प्रोडक्ट या प्रोडक्शन रेडी कोड उसमें बना सकते हैं। सो मैं आज आपके लेके आया हूँ 20 ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप अपने कोड में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर अगर आप ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेते हैं तो आपका कोड काफी ज्यादा रोबस्ट और आपका प्रोडक्शन रेडी और क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है। बात करते हैं पहले पॉइंट की। जब हम शुरुआत करते हैं जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, सबसे पहला पॉइंट होता है यूज क्लियर एंड और डिस्क्रिप्टिव नेमिंग। नेमिंग का काफी बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये बोलता है कि जो भी आप नाम यूज करते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ अगर नेम्स की, तो एग्जांपल हुए जैसे स्लैश यूजर्स या फिर मेरा स्लैश प्रोडक्ट। ये आपके नाउन्स रहते हैं, तो आपको हमेशा ऐसे ही नाम यूज करने चाहिए जो आपके कैटेगरी को हाईलाइट करते हैं और वो नाउन्स होने चाहिए। और दूसरी अगर मैं बात करता हूँ आपके वर्ब्स की, वर्ब्स आपके एक्शंस को डिफाइन करता है। इसमें आ जाता है जैसे गेट ऑफ यूजर्स या फिर ये आ जाता है पोस्ट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे हम वर्ब्स को यूज कर रहे हैं। ये आप क्लियरली अगर इसमें डिफाइन करेंगे, ये आपका यूज क्लियर और डिस्क्रिप्टिव नेमिंग को हाईलाइट करेगा। दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका कंसिस्टेंट एंड पॉइंट स्ट्रक्चर। जब भी आप अपना एंड पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। जब भी आप अपना एंड पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं तो उसका जो यूआरएल है, उसका यूआरएल का आपका जो बेस है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। लाइक सपोज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एपीआई स्लैश यूजर से। ये मेरा जो एंड पॉइंट है ये कंसिस्टेंट रहना चाहिए, चाहे इसके आगे आप कुछ भी लाइक यूजर आईडी को आप ऐड करते हैं या फिर आप उसके आगे कुछ भी करते हैं, तो अगर आप कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेंटेन करते हैं बेस यूआरएल पे, आपके जो आगे के एंड पॉइंट है वो चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट पार्ट। थर्ड पॉइंट आपका आता है वर्जनिंग के ऊपर। ओके, वर्जनिंग से हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपका जो एंड पॉइंट होता है उसमें हमेशा आपका वर्जन डिटेल मेंशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोडक्शन पे उसे डिप्लॉय करते हैं, सो कोई थर्ड पार्टी अगर आपके एपीआई एंड पॉइंट्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कौन से वर्जन का आपने यहाँ पे उन्हें एपीआई दे रखा है। और अगर आप उसमें कल को वर्जन कंट्रोल की वजह से चेंज करते हैं वर्जनिंग में, तो आप उन्हें अपडेट भी कर सकते हैं और इससे आप बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाता है, जैसे मैं दे देता हूँ v1 स्लैश यूजर्स। अगर मैं इस तरीके से करके दूंगा तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको वर्जन हाईलाइट हो जाएगा। ओके, फोर्थ पॉइंट आपका आता है HTTP मेथड्स। सो HTTP मेथड्स आई थिंक ये काफी कॉमन है क्योंकि ये हमारा बेस रहता है। तो इसमें पॉइंट आता है आपको हमें अप्रोप्रिएट HTTP मेथड यूज करने होते हैं, लाइक जैसे गेट, पोस्ट। जो भी हमारे डिफाइंड रेस्ट के HTTP मेथड है वही हमें यहाँ पे डिफाइन करने पड़ते हैं। और ये सब आपको होता है, जैसे गेट का आपका जो मतलब होता है वो आपका गेट ऑफ द एंड पॉइंट रहता है। पोस्ट का जो रहता है आपका वो क्रिएट के लिए रहता है। ये चीज आपके करंट ऑपरेशन को हेल्प करता है। जैसे गेट का मतलब यहाँ पे आपका रीड से भी आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को रीड करना है तो आप उसे ले सकते हैं। तो ये आपके करंट ऑपरेशन को हाईलाइट करता है। तो अगर आप प्रॉपर HTTP मेथड यूज करेंगे तो जो सामने वाला है जो आपके डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर रहा है उनको भी समझ आ जाएगा कि करंट की किस कैटेगरी में लाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिसोर्स नेमिंग, सॉरी रिसोर्स नेस्टिंग। ओके, जब आप अपने रिसोर्सेज को डिफाइन करना चाहते हैं और उसके अंदर आपकी कोई सब कैटेगरी है, तो वो भी आप अपने एंड पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपका एग्जांपल्स आ जाता है, जैसे अगर कोई मैं यूजर एंड पॉइंट बनाता हूँ
और उसके अंदर मैं यूजर आईडी डिफाइन करता हूँ, तो एक पर्टिकुलर यूजर के लिए मुझे क्या ऑर्डर्स रिसीव हुए। सो ये एंड पॉइंट मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि, तो इस केस में मेरा जो यूजर्स है वो मेरा मेन कैटेगरी हो गया, मेन रिसोर्स हो गया, और जो ऑर्डर्स है वो मेरा सब कैटेगरी हो गया जो एक पर्टिकुलर यूजर के लिए डिफाइंड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेरा फिल्टरिंग एंड पेजिनेशन। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपका डेटाबेस ग्रो करता है, स्केलेबल सिस्टम की बात करते हैं, तो आपके एंड पॉइंट्स में हमेशा फिल्टरिंग का ऑप्शन होना चाहिए ताकि अपने आप रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सके। और दूसरा, अगर बहुत सारा रिकॉर्ड आपको हाईलाइट करना है तो आपको पेजिनेशन का ऑप्शन होना चाहिए ताकि पेज वाइज आप उन रिकॉर्ड्स को सेटल कर सके। तो इसमें एग्जांपल हो जाता है जैसे स्लैश प्रोडक्ट्स, और इसमें आपका कैटेगरी हो गया सपोज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। सो मुझे वही प्रोडक्ट चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में रहते हैं। और दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है कि जैसे आप पेजिनेशन की बात करते हैं, तो पेजिनेशन में आपको ये स्लैश प्रोडक्ट्स, और आपको यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है पेज इक्वल टू मे बी 1, एंड यू कैन ऑल्सो डिफाइन अ लिमिट ऑल्सो, सो लाइक लिमिट इक्वल टू 10। सो आप पर पेज कितने रिकॉर्ड्स को रिटर्न करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसे भी बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये इजी रहे दिखने के लिए। ओके, सो जब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, 7th पॉइंट पे, सो ये रहता है हमारा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फॉर्मेट्स। ओके, सो फॉर्मेट काफी ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि रेस्ट में आपके काफी सारे एंड पॉइंट्स जो है, मतलब एंड पॉइंट्स में आपके काफी सारे फॉर्मेट सपोर्टेड रहते हैं। बट जो मेनली हमारा जो फॉर्मेट रहता है जो यूजुअली सपोर्ट करते हैं वो आपका जेसन रहता है। सो आपको जेसन फॉर्मेट अगर आप यूज करते हैं तो ये काफी इंडस्ट्री वाइड एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है, और ये इजी रहता है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए उस रिक्वेस्ट पेलोड को, और आप उस तरीके से थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी इजीली कर सकते हैं। सो ये भी आपका पॉइंट आ जाता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फॉर्मेट पे। नाउ 8th आपका आता है कंसिस्टेंट स्टेटस कोड्स। ओके, सो यहाँ पे क्या रहता है कि आप जब भी रिटर्न कर रहे हैं अपने रिस्पॉन्स को, तो जो आपके कोड्स होते हैं वो आपके कंसिस्टेंसी को डिफाइन करना चाहिए। सो जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप 200 या 2 एक्सेस सीरीज में जा रहे हैं तो ये आपके सक्सेस को डिफाइन करता है। ओके, सो लाइक जैसे आप 400 के उसमें जा रहे हैं, सो ये आपके क्लाइंट एरर्स को डिफाइन करता है। सो इस तरीके से आप अपनी जो सीरीज है उसको डिफाइन कर सकते हैं, लाइक 2xx सीरीज, 4xx सीरीज। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं, सो जो भी आपके एक्सेप्शंस हैं या जो भी आपका पार्ट है वो इजीली किसी भी थर्ड पार्टी को समझ आ जाएगा कि ये किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। सो अगेन आई विल हाईलाइट दिस पॉइंट। नाउ आते हैं 9th पॉइंट के ऊपर। सो 9th हमारा रहता है क्रिएटेड टू एरर हैंडलिंग। ओके, जब हम एरर हैंडलिंग की बात करते हैं, तो जब भी आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में जाते हैं या आपका कुछ क्लाइंट साइड एरर आता है या सर्वर साइड एरर आता है, तो आपको प्रॉपर एरर हैंडलिंग करनी चाहिए ताकि जो थर्ड पार्टी आपके एपीआई एंड पॉइंट को हिट कर रहे हैं, दे विल गेट अ प्रॉपर एरर मैसेज विद अ प्रॉपर स्टेटस कोड। सो स्टेटस कोड की हमने ऊपर बात कर ली, नीचे आपका पूरा प्रॉपर एरर मैसेजिंग उन्हें जाना चाहिए ताकि दे विल अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपेंड विद द सर्वर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ओके, सो इस पार्ट पे आपका डिपेंड करता है कि जो आपके सिक्योरिटी को लेके, तो आपके एपीआई जितनी एंड पॉइंट्स है वो सिक्योर होने चाहिए, उनमें ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। सो लाइक आप JWT टोकन यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से सिक्योर्ड है, और दूसरा ऑथराइजेशन भी होना चाहिए। सो कौन सा यूजर ऑथराइज है उस एंड पॉइंट को एक्सेस करने के लिए। सो लाइक कोई यूजर्स अगर वो एडमिन है तो वो CRUD के सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, क्रिएट डिलीट कर सकते हैं। बट मे बी कोई अदर रोल है, वो शायद व्यू कर सकते हैं, सो दे विल ओनली एक्सेस गेट एंड पॉइंट, उनको डिलीट या क्रिएट का ऑप्शन वहां पे नहीं होना चाहिए। सो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिक्योरिटी पॉइंट से, और आपको ये अपने एपीआई एंड पॉइंट्स पे डिफाइन करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्योरिटी का। सो अगेन जैसे मैंने बोला ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ये आप
अपना जैसे OAuth हो गया, OAuth 2, आपका JWT, ये सब यूज करके आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन। सिक्योरिटी की जहाँ पे बात आती है तो आपको अपनी जो वेब सिक्योरिटी है उसको भी हैंडल करना होता है। तो इसमें आपके जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज है उनको आपको हैंडल करना चाहिए। जो जैसे एग्जांपल में बात करता हूँ, तो आपका जैसे सीक्वल इंजेक्शन होता है, सो ये आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपके एक्सेस अटैक्स होते हैं, सो ये कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी के मेजर्स भी आपको जब आप अपने एंड पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, आपको इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। सो जब डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो आप जब थर्ड पार्टी के एपीआईज अपने एक्सपोज करते हैं फॉर एनी क्लाइंट और अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो दे विल गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन, ताकि उन्हें समझ आ जाए कि मुझे क्या रिक्वेस्ट बॉडी भेजनी है, मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा और क्या क्या स्टेटस कोड है। सो इसके लिए आप जो डॉक्यूमेंटेशन में ओपन एपीआई या स्वैगर, इनका यूज कर सकते हैं, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट एपीआईज हैं वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट हो। और ये काफ़ी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, तो ये इजीली सबके साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वर्जन कंट्रोल एंड डिप्लॉयमेंट। ओके, सो जब वर्जन कंट्रोल की बात करते हैं तो आपको गिट गिटहब इनके यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो डिप्लॉयमेंट आप कर रहे हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं कौन से वर्जन को आप डिप्लॉय कर रहे हैं। डिप्लॉयमेंट के टाइम पे ऑल्सो कौन सा एपीआई आपका किस एनवायरनमेंट में रन कर रहा है। सो ये सब आप वर्जन कंट्रोल जो गिट आपको बताता है, सो वो उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। सो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है टेस्टिंग। ओके, सो जो टेस्टिंग में आता है तो आपको जो टेस्टिंग के फ्रेमवर्क्स होते हैं, टूल्स लाइक मॉकेटो या फिर पावर मोकेटो, इन सब का यूज करना चाहिए, ताकि जो आपके एपीआई एंड पॉइंट है उनको आप थॉरली टेस्ट कर पाए। और बिफोर आप उन्हें प्रोडक्शन में डिप्लॉय करें, तो आप जितने भी एज केसेस है उनके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, और आपको पता होगा कि ये अगर एज केसेस में मेट करता हूँ तो प्रोडक्शन में फेलियर होने के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रेट लिमिटिंग। सो जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो जो क्लाइंट साइड होता है उनके लिए आपको रेट लिमिट करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि एक ही क्लाइंट अगर सारे रिसोर्सेज को यूज कर लेगा, तो आपके बाकी जो क्लाइंट्स हैं वो प्रॉपरली सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और उस केस में आपका डाउन टाइम आ जाएगा। तो अगर आप रेट लिमिटिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप एक क्लाइंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो एक एपीआई को कितने टाइम तक और किस तरीके से यूज कर सकता है। तो ये भी काफी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट टू सिक्योर योर एप्लीकेशन और अपने सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए, ताकि वो डाउन ना हो जाए। इट शुड नॉट गेट इनटू डाउन टाइम। ओके, सो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वो आता है लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। ओके, जब लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो आपके जो एपीआईज होते हैं, जो उनका रिक्वेस्ट आया रिस्पॉन्स आया, तो आपको उन्हें लॉग करना चाहिए, उन्हें मॉनिटर, क्योंकि ये ऑडिटिंग के लिए भी काफी यूज होता है। मान लीजिए किसी ने क्रिएट किया है तो वो किसने किया, यू शुड बी एबल टू ऑडिट दैट रिकॉर्ड। या फिर किसी ने वो रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, सो आपके पास वो ऑडिटिंग के लिए रहना चाहिए। और दूसरा, अगर आपका किसी वजह से एपीआई डाउन हो जाता है या सर्वर डाउन हो जाता है, तो आपको मॉनिटरिंग हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या इस केस में प्रॉब्लम हुआ था और कैसे मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर सकता हूँ, या अपने एपीआई एंड पॉइंट्स को मैं और बेटर बना सकता हूँ, लाइक रेट लिमिटिंग। ऐसे कुछ और मेजर यूज कर सकता हूँ जिसकी वजह से मेरा एपीआई या फिर मेरे वापस से डाउन टाइम के सिनेरियोज बहुत कम हो जाए। सो इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं एपीआई यूसेज को, आप इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रबल शूट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कैशे कंट्रोल। ओके, सो जब हम कैशिंग की बात करते हैं तो कैशिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। सो इससे आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो लाइक आपका एपीआई है वो हमेशा डेटाबेस पे क्वेरी कर रहा है रिस्पॉन्स लेने के लिए, बट आपको उसका परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है, तो आप कैशिंग को बीच में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि वो हर बार डेटाबेस में न जाके कैश से वो डेटा लेके आए। या फिर अभी अभी कोई रिक्वेस्ट आपका आया है और उससे आपको डेटा मिला है, तो आप उस रिस्पॉन्स को भी आप कैश करके रख सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर सेम यूजर वही रिक्वेस्ट को करता है
तो उसको डेटाबेस या बाकी जगह ना जाके कैश से ही आपको रिस्पॉन्स वापस मिल जाए। नाउ 18 पॉइंट आता है आपका कोर्स। सो कोर्स रहता है आपका क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है एपीआई एंड पॉइंट डिजाइनिंग में। ये आपको बताता है कि जो आपका डोमेन्स होती हैं, सो क्रॉस डोमेन्स कौन सी अलाउड है, क्योंकि आपका वेब पे डिप्लॉय रहता है तो आपको डोमेन्स को रजिस्टर करना होता है, आपको बताना होता है कौन से डोमेन्स अलाउड है इस एपीआई एंड पॉइंट को एक्सेस करने के लिए, और ये भी आपका सिक्योरिटी में काफी मेजर रोल प्ले करता है। जो 9 पॉइंट आता है आपका वो आता है लोकलाइजेशन। ओके, जब हम लोकलाइजेशन की बात करते हैं तो ये आपका हाईलाइट करता है कि आपकी कितनी मल्टीपल लैंग्वेजेस को आप सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपका एपीआई एंड पॉइंट आपने डिफाइन किए हैं और आप अगर उसे मल्टीपल लोकेशंस पे डिप्लॉय करना चाहते हैं तो हर जगह की लोकल लैंग्वेज रहता है तो आप उसमें सपोर्ट दे सकते हैं। लाइक इंग्लिश का, जर्मन का, और मे बी अलग चाइनीज का। अलग अलग आप सपोर्ट अगर उसमें देते हैं तो जो रिस्पॉन्सेज हैं तो वो लोकल लैंग्वेज में आपका कन्वर्ट हो जाता है, और ये भी काफी अच्छा एक एडवांटेज होता है एपीआई एंड पॉइंट डिजाइनिंग के लिए। ओके, सो यहाँ पे अब हमारा लास्ट 20 पॉइंट आता है, इट्स अ फीडबैक एंड वर्जनिंग। फीडबैक का पॉइंट ये रहता है, ये काफी कॉमन है कि जब आप डिप्लॉय करते हैं एपीआई एंड पॉइंट को तो जो आपके कंज्यूमर्स हैं, जो एपीआई के कंज्यूमर है लाइक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है या फिर कोई यूजर्स हैं, आप उनका फीडबैक आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं, और जो भी चेंजेस आपको एक्सपेक्टेड होते हैं उसके बाद तो वो चेंजेस आप जाके उसमें कर सकते हैं, ताकि आप अपनी रिक्वेस्ट पेलोड को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्स बॉडी को अच्छा कर सकते हैं। ये फीडबैक आप कंसिडर कर सकते हैं। ये थे 20 पॉइंट्स जो मैं मानता हूँ कि काफी ज्यादा आ, आपको हेल्प करेंगे इन राइटिंग अ गुड एपीआई एंड पॉइंट। अगर आपके कुछ सजेशन है या आपको इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड आई विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।